चिड़िया की बेटी की शादी बिल्लू नाम के एक चिड़े से होती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद टूनी की सास उस पर बहुत अत्याचार करने लगती है। ये कोई चाय है, ले जाओ इसे, ना मीठी ना कड़वी। ऐसा कहते हुए टूनी की सास चाय टूनी के ऊपर फेंक देती है। सासू माँ, आपको चाय पसंद नहीं आई तो मैं नई बना कर ला देती हूँ। हाँ हाँ, चीनी पत्ती तेरा बाप ला कर देगा ना, मेरा बेटा इतना नहीं कमाता। फिर एक दिन टूनी की सास उसे अपने घर से निकाल देती है। जाओ और अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर आओ, मेरे बेटे ने हवाई मोटर लेनी है। हाँ हाँ, माँ ठीक ही तो कह रही है, जल्दी जाओ, और अगर तेरी माँ तुझे पैसे ना दे तो इस घर में वापस ना आना, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। टूनी रोती हुई अपनी माँ के पास चली जाती है। जब वो घर जाती है तो उसकी माँ को तेज बुखार था। तू आ गई बेटी, मुझे बहुत बुखार है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। माँ, मैं अभी आपको दवा ला कर देती हूँ। नहीं बेटी, अब मुझे दवा की जरूरत नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। टूनी की माँ एक लंबी सांस लेती है और मर जाती है। माँ, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। ससुराल वालों ने तो मुझे घर से निकाल ही दिया है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। फिर टूनी अपनी माँ के घर में ही रहने लगती है। एक दिन टूनी को सुबह सवेरे उल्टी आती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल टूनी का चेकअप करती है। बधाई हो टूनी, तुम माँ बनने वाली हो। टूनी ये बात सुनकर खुश होने की बजाय उदास हो जाती है। मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी, मैं कैसे अपने बच्चे को खाना ला कर दूंगी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरा कौन है इस जंगल में। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी एक अंडा देती है, जिससे कुछ दिनों बाद एक बच्चा निकलता है। अब टूनी चिड़िया अपने बच्चे को खाना देने के लिए एक राजू नाम के कबूतर के घर काम करती है। राजू एक अमीर कबूतर था, उसकी अपनी जूते बनाने की फैक्ट्री थी। टूनी राजू कबूतर के घर में काम करती, रसोई में खाना बनाती और घर की सफाई करती। बदले में राजू कबूतर से पैसे लेकर अपनी बेटी के लिए खाना लेकर जाती। खा लो मेरी बेटी, अब आपकी मम्मा आपको कभी भूखा नहीं रहने देगी। ऐसे टूनी के घर का गुजारा अच्छे से होने लगा। एक दिन राजू कबूतर टूनी से कहता है, टूनी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम समझदार भी हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साहिब, हम ठहरे गरीब पक्षी और आप बहुत अमीर हो। इस जंगल में सब बराबर हैं, अमीर और गरीब कोई नहीं होता, सब पक्षी बराबर हैं। फिर टूनी मान जाती है और राजू कबूतर से शादी कर लेती है और राजू के घर में महारानी बनकर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। जंगल में गर्मियों का मौसम था। बारिशें ना होने के कारण इस साल गर्मी तो कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। पूरे जंगल में बस वही एक बड़ा पेड़ ऐसा था जिसके पत्ते बहुत ज्यादा थे। ज्यादा पत्ते होने के कारण उस बड़े पेड़ की छांव भी बहुत ठंडी थी। उस पेड़ की छांव तो ऐसे ठंडी थी जैसे एसी की ठंडी हवा। गोरी कौवे और कालू कौवा उस बड़े पेड़ पर अपने घोंसले में अपने एक बेटे के साथ रहते थे, जिसका नाम जग्गू कौवा था। वो कौवे उस पेड़ पर अकेले ही रहते थे। वो किसी और पक्षी को उस पेड़ पर अपना घोंसला ना बनाने देते थे। जो भी पक्षी आता वो उसे भगा देते थे। कालू जी, अब गर्मी बढ़ गई है, अब तरह तरह के पक्षी आएंगे हमारे पास इस पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए, परंतु हमने किसी को भी यहाँ टिकने नहीं देना, जो भी आए उसे भगा देना है। गौरी, तुम चिंता न करो, मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता कि कोई चिड़िया हमारे पास चूं चूं करे या कोई तोता टें टें करता रहे। मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती अगर कोई और पक्षी पास में हो तो। चलो फिर नदी से पानी पीने जाते हैं, और मुझे तो नहाना भी है। चल भी गौरी, नदी के ठंडे ठंडे पानी से नहाने को तो मेरा भी मन कर रहा है। जग्गू, क्या तुम जाओगे? नहीं पापा जी, मुझे तो नींद आ रही है, आप जाएं। फिर गोरी कौवे और कालू कौवा नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। वो चिड़िया और कबूतर भी उड़ते फिर रहे थे। वो किसी घने पेड़ की खोज में थे। वो गर्मियों के लिए अपना नया घर बनाना चाहते थे। चिड़िया, वो सामने वाला पेड़ देखो, चलो हम वहाँ जाते हैं। फिर वो दोनों उस बड़े पेड़ के पास आते हैं।
ये पेड़ तो बहुत अच्छा है। कितनी ठंडी छांव है इस पेड़ की। हम अपना गर्मियों का घर इसी पेड़ पर बना लेते हैं। यहाँ से नदी भी ज्यादा दूर नहीं है, हमें पानी भी आसानी से मिल जाएगा। कव्वे और कव्वी का बेटा जग्गू अपने घोंसले में बैठा चिड़िया और कबूतर की बातें सुन रहा था। मम्मा पापा के पालन पोषण का असर संतान पर तो होता ही है। वो था तो छोटा, परंतु उसने हमेशा बुरी बातें ही अपने मम्मा पापा से सुनी थी, इसलिए वो भी एक झूठा और बुरा कौवा ही था। चिड़िया और कबूतर क्या सोच रहे हो? अगर इस पेड़ पर घोंसला बनाना चाहते हो तो पिटोगे तुम दोनों मेरी मम्मा पापा से। छोटे कव्वे बेटा, आप तो अभी बहुत छोटे हो, बड़ों को नाम लेकर नहीं पुकारते बेटा। जब आपके मम्मा पापा आएंगे तो हम उनसे बात भी कर लेंगे। आप चिंता ना करें छोटे कव्वे। चिड़िया, आप यहीं बैठें, मैं सूखे तिनके और लकड़ियाँ लाता हूँ और आप उन्हें अच्छे से लगाकर घोंसला बनाना शुरू करना और मैं बाकी का सामान भी ले आऊँगा। कबूतर भैया आप जाएं और घास ले आएं। फिर ऐसे कबूतर घास लेने चला जाता है। वो सूखा घास अपनी चोंच में लेकर और कुछ लकड़ियाँ भी लेकर वापस आता है। चिड़िया बहन, आप ये लगाएं और मैं फिर से जाता हूँ। कबूतर फिर से चला जाता है। वो चिड़िया बहुत खुशी खुशी अपना काम कर रही थी कि गोरी कव्वी और कालू कौवा भी लौट आते हैं। अरे अरे ठहरो छोटी चिड़िया, ये क्या पाप कर रही हो तुम? कव्वी जी, मैं और कबूतर अपना अपना घर बना रहे हैं। इस पेड़ की छांव बहुत ठंडी है, हमें अच्छा लगा ये पेड़। क्या तुम्हें हमारे बेटे ने नहीं बताया था कि ना लाओ यहाँ घास? भागो यहाँ से, बड़ी आई घोंसला बनाने वाली। ये पेड़ कई बरसों से हमारा है और हम इस पेड़ पर किसी और को घोंसला बनाने की अनुमति नहीं देते। वो कव्वे ऐसी चिड़िया को भगा रहे थे कि कबूतर फिर से घास लेकर आ जाता है। अच्छा, तो ये है तुम्हारा दोस्त कबूतर। मैंने कहा न जाने कैसा होगा, ये तो ऐसे दिख रहा है जैसे कई दिनों से नहाया ही न हो। चिड़िया, हमसे ज्यादा बोल नहीं होता, बता दो इस कबूतर को सारी बात, नहीं तो मार मार कर पंख तोड़ दूंगा तुम दोनों के। चिड़िया, ये कैसे बोल रहे हैं कव्वे? आखिर हुआ क्या है? कबूतर भैया, हुआ तो कुछ भी नहीं। ये कव्वे नहीं चाहते कि कोई और पक्षी इस पेड़ पर अपना घर बनाए। देखो कव्वे और कव्वी, हम अच्छे पक्षी हैं और हम तुम्हारे अच्छे पड़ोसी बनकर रहेंगे। इतना बड़ा पेड़ है, तुम्हारा क्या जाता है? बना लेने दो हमें भी यहाँ अपना घर। मिलजुल कर रहने में ही हमारी बेहतरी है और पड़ोसी दुख सुख में एक दूसरे का साथ भी देते हैं। एक बार कहा ना, भाग जाओ। अगर अब ज्यादा चूचूंगी तो छोड़ेंगे नहीं। चलो कबूतर भैया, ये कौवा और कव्वी तो समझने वाले नहीं, हम उस साथ वाले पेड़ पर जाते हैं। फिर वो थोड़ा दूर साथ वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। चिड़िया, यहाँ तो धूप है और इस पेड़ के पत्ते भी तो ज्यादा घने नहीं है। कबूतर भैया, दोपहर को जब ज्यादा धूप होगी तो हम नदी के पास ठंडी छांव में चले जाया करेंगे। जगह ठीक है, सुरक्षित भी है, हम यहीं अपना घर बना लेते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ अपना घोंसला बनाना शुरू करते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। चिड़िया और कबूतर भी अपना नया घोंसला बना लेते हैं। कबूतर भैया, चलो अब हम नदी से पानी भी आए और रात के लिए खाने को भी कुछ ले आए। फिर ऐसे चिड़िया और कबूतर नदी की दिशा में चले जाते हैं। बड़े आए हमारे पड़ोसी बनने। अब जैसे जैसे गर्मी आएगी, इन जैसे कई आएंगे हमारे पड़ोसी बनने। हमें नहीं जरूरत किसी भी पड़ोसी की। कबूतर, बहुत जालिम है वो कौवा और कव्वी। चिड़िया, मैं तो चुप कर गया कि लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे डर गया था। हमें लड़ना भी नहीं उनसे। गर्मियों के 2-4 दिन गुजार कर हम तो वापस अपने पुराने घरों में लौट जाएंगे। चलो चिड़िया, अब रात भी होने वाली है। फिर चिड़िया और कबूतर नदी से उड़ते हैं। कालू जी, क्यों ना हम मेरे मैके वाले जंगल जाएं? माँ के घर के पास में बड़ा पेड़ है आम का, जिसके आम बहुत मीठे होते हैं। आम तो खाने को मेरा भी बहुत मन कर रहा है। मम्मा, मैं भी जाऊंगा साथ। नहीं जग्गू बेटा, आपको अभी अच्छे से उड़ना नहीं आता। जब अगली बार जाएंगे तो फिर अपने जग्गू को लेकर जाएंगे साथ। तो फिर मेरे लिए नानी अम्मा के जंगल से आम लाना ना भूल जाना।
आम तो हम ले ही आएंगे अपने जग्गू के लिए। रात भी गहरी हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। थोड़ा दूर चिड़िया और कबूतर भी अपने नए घर में सो रहे थे। दूसरे रोज जैसे ही सुबह होती है, कालू और गोरी दूसरे जंगल जाने की तैयारी करते हैं। जग्गू, मीठे मीठे आम लाऊंगी मैं तुम्हारे लिए, परंतु घर से बाहर नहीं जाना। एक तो बाहर बहुत गर्मी है, दूसरा अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आपको अपनी रक्षा करनी भी नहीं आती। फिर कौवा और कव्वी दूसरे जंगल निकल जाते हैं और जग्गू अपने घोंसले में सो जाता है। चिड़िया, आज क्यों ना पहाड़ों की दिशा में जाएं? हम ऐसा ही करते हैं। इस पेड़ पर तो थोड़ी ही देर में धूप आ जाएगी। हम दोपहर भी पहाड़ों पर ही गुजारेंगे और शाम को ही लौट कर आएंगे। जब चिड़िया ऐसे बात कर ही रही थी तो चिड़िया का ध्यान सामने कौवे और कव्वी के घोंसले पर जाता है, जहाँ एक सांप कव्वे के सोए हुए बच्चे के पास बैठा हुआ था। वो सांप तो उस छोटे कव्वे को खाने ही वाला था। कबूतर, वो देखो सामने कव्वे के घोंसले में सांप है, जल्दी चलो, हमें उस सांप से बचाना होगा उस छोटे बच्चे को। फिर चिड़िया और कबूतर वहां जाते हैं और उस सांप का ध्यान बिठाते हैं। भागो भागो जालिम, ये बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। और चिड़िया पीछे से अपनी छोटी चोंच से उस सांप पर हमला करती है। वो छोटा कौवा भी उठ जाता है। चिड़िया आंटी, मुझे बचा लें, कबूतर अंकल मुझे बचा लें, ये सांप मुझे खा जाएगा। चिड़िया फिर से सांप पर हमला करती है। आगे से सांप भी वार करता है। चिड़िया घायल हो जाती है और वो सांप भी डरता हुआ भाग जाता है। चिड़िया बहन, आपका तो पंख घायल हो गया है। मैं ठीक हूँ कबूतर भैया, हमने एक छोटे पक्षी की जान बचा ली, मुझे बहुत खुशी है। फिर कबूतर चिड़िया को उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है। चिड़िया के तो बहुत दर्द हो रहा था। बहन, मैं आपके लिए बुलबुल से दर्द रोकने वाली जड़ी बूटी का रस लेकर आता हूँ। फिर कबूतर जाता है और बुलबुल से वो रस लाता है और चिड़िया के मुंह में 2 कतरे डाल देता है। कौवा और कव्वी भी अपने घर लौट आए थे। उनका बेटा उन्हें सारी बात बताता है। मम्मा मम्मा, वो तो मुझे खाने ही वाला था अपने तेज दांतों से। जब मुझ पर हमला किया तो चिड़िया आंटी सामने आ गई और वो तो घायल भी हो गई। कालू, हमने कितना बुरा किया उस चिड़िया और कबूतर से और उन्होंने हमारे बच्चे की जान बचाई। चलो हम उन्हें कुछ आम देकर आते हैं और धन्यवाद बोल कर आते हैं। फिर वो चिड़िया के पास जाते हैं। ये कुछ आम आप रख लें और हमें माफ कर दें, हमारी आंखें अब खुल गई हैं। अच्छे पड़ोसी मिल जाने से सच में जिंदगी आसान हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो हमारा बेटा तो आज मर गया होता। और कल हम अपने वाले पेड़ पर ही आपका घोंसला बनाएंगे और हम सब मिलजुल कर रहेंगे। ऐसे फिर वो सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। कव्वे भैया, तुम्हें याद है ना, जब पिछली दफा हम परावास करके पूर्व वाले जंगल में गए थे तो पक्षियों ने कैसे हमारी इज्जत की थी। हमें जरा भी ये महसूस नहीं होने दिया था कि हम परावासी हैं। हाँ हाँ चिड़िया, मुझे अच्छे से याद है। वो अमरूद और वो चावल के दाने जो हमें हर रोज नाश्ते में मिलते थे। और ये भी याद ही होगा कि कैसे ज्यादा अमरूद खाकर तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया था और फिर कैसे तोते की दवाई ने मिनटों में तुम्हारा दर्द दूर किया था। हाँ चिड़िया, ये बात तो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। बहुत दर्द था, ऐसा लग रहा था कि मैं बचूंगा ही नहीं। मुझे कल ही संदेश आया है पूर्व वाले जंगल से, वहाँ बर्फबारी शुरू हो गई है। वो पक्षी अब हमारे जंगल की तरफ आ रहे हैं। वो यहाँ 3 दिन रुकेंगे और फिर आगे चले जाएंगे। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। हमें उन पक्षियों की बहुत अच्छे से सत्कार करनी होगी। कब आ रहे हैं वो पक्षी? क्या चमकीलो भी होगी? नहीं, वो साथ नहीं है और वो पक्षी हो सकता है आज शाम तक ही पहुँच जाए। कोई तैयारी तो है नहीं, क्या देंगे इन्हें खाने को? मैंने सोच रखा है, हम इनके लिए खिचड़ी बनाते हैं। इन्हें खिचड़ी बहुत पसंद आएगी। तुम्हें आती है खिचड़ी बनानी क्या? हाँ, मैंने अपनी नानी से सीख रखी है। अब समय बहुत कम है, तुम जल्दी से चावल ले आओ
और मैं मसूर की दाल लेकर आती हूँ। हम मिलकर काम करेंगे और शाम तक सारा बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है, बस तुम मुझे काम बताती जाओ और फिर मेरे काम देखो तुम। और फिर ऐसे चिड़िया मसूर की दाल लेने चली जाती है। अभी तो बहुत समय है, ये चिड़िया भी बेचारी हर काम जल्दी में ही करती है, थोड़ा आराम कर लूं, ले आऊंगा चावल भी। और ऐसा सोचते हुए कौवा लेट जाता है। नदी के पास थे मसूर की दाल के पौधे। कहाँ गए, कहाँ गए? हाँ, मिल गए। मुझे पूरा विश्वास था मुझे यहाँ से मसूर की दाल के पौधे मिल जाएंगे। और फिर ऐसे चिड़िया मसूर की दाल के दाने लेकर वहाँ से चली जाती है और उसकी आंख लग जाती है। कालू, कालू उठो, क्या चावल ले आए तुम? चिड़िया रानी, तुम मुझे ये तो बताना भूल ही गई कि चावल कहाँ से मिलेंगे। भला मुझे क्या पता, मैंने कौन सा कभी खाए हैं चावल। कालू, हम पक्षी जंगल में ऊंची उड़ान लेकर ही अपना भोजन ढूंढते हैं। ऐसा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पश्चिम की तरफ जो बड़ा पेड़ है इसके पास होते हैं चावल के पौधे। अच्छा, मैं ले आती हूँ और तुम जल्दी से पहाड़ों की तरफ जाओ और थोड़ा नमक ले आओ। हाँ हाँ चिड़िया रानी, ये ठीक है, तुम चावल ले आओ और मैं नमक ले आता हूँ, ये मैं कर लूँगा। और फिर ऐसे चिड़िया चावल लेने चली जाती है। अब तो मुझे नमक लाना ही पड़ेगा, वरना रानो चिड़िया तो मुझे छोड़ेगी नहीं। और कौवा भी नमक लेने चला जाता है। कालू कौवा जल्द ही पहाड़ों की तरफ पहुंच जाता है और वहां से थोड़ा सा नमक लेकर जल्दी से वापस हो लेता है। रानो चिड़िया भी चावल लेकर पहुंच चुकी थी। आ गई हो चिड़िया रानी चावल लेकर? हाँ हाँ कौवे भैया, मैं ले आई हूँ चावल। देख लो, मैं भी नमक ले ही आया, लेकिन मेरी चोंच बहुत नमकीन हो गई है। कोई बात नहीं कौवे भैया, थोड़ा पानी पियोगे तो ठीक हो जाएगी। अब तुम ऐसा करो, थोड़ा आराम कर लो और मैं खिचड़ी बनाती हूँ। और फिर ऐसे चिड़िया खिचड़ी बनाना शुरू करती है। वाह, मजा आ गया, क्या खुशबू है। लेकिन मुझे तो खुशबू से ही काम चलाना होगा, जब तक वो पक्षी नहीं आ जाते। कालू भैया इधर आओ, मेरी बात सुनो जरा। जी जी, मैं आया रानो चिड़िया, अभी आया। खिचड़ी तो हो गई है तैयार, लेकिन कौवे भैया हमने घोंसलों का तो कोई बंदोबस्त नहीं किया। अब हम जल्दी से घोंसले बना लें। 3 घोंसले बनाना होंगे हमें, लेकिन घोंसले नरम होने चाहिए, वरना वो पक्षी क्या कहेंगे, दूसरे जंगल से आ रहे हैं। लेकिन चिड़िया रानी, तुम्हें तो अच्छे से पता है हमारा घोंसला तो पूर्वजों से कांटों का बनता आया है। मुझे सच में कुछ नहीं पता कि नरम नरम घोंसला कैसे बनाते हैं। हाँ, ऐसा तो है, मुझे पता है। अच्छा, फिर तुम यहाँ ही बैठो खिचड़ी के पास, मैं पास वाले पेड़ पर घोंसले बनाती हूँ, मैं कर लूँगी, तुम चिंता ना करो। और ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और रानो चिड़िया तिनके इकट्ठे करती है, थोड़ी सी कपास लाती है और थोड़ी नरम नरम घास और घोंसले बनाना शुरू कर। उधर कालू कौवे के मुंह में पानी आ रहा था, खिचड़ी की खुशबू इसके मन में उतर रही थी। वो पहले तो लंबे लंबे सांस लेकर खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। अगर थोड़ी सी खिचड़ी खा लूं तो फिर क्या होगा, आखिर नमक भी तो लेकर आया हूँ इतनी दूर से जाकर, चिड़िया को कौन सा पता चलेगा। और ऐसा सोचकर कालू कौवा खिचड़ी खाने लगता है, लेकिन खिचड़ी स्वादिष्ट इतनी थी कि कौवे का रुकने को मन ही नहीं किया और वो खाता चला गया। और उसे तभी पता चला जब सारी खिचड़ी खत्म हो गई। ये क्या हो गया, खिचड़ी तो खत्म हो गई, अब रानो चिड़िया तो मुझे छोड़ेगी नहीं, अब मुझे नाटक करना होगा। और कौवा पेड़ के साथ लगकर सोने का नाटक करने लगता है। उधर रानो चिड़िया भी अच्छे से घोंसले बना लेती है और वो वापस आती है। वो जैसे ही खिचड़ी के पास आकर देखती है, वहाँ तो खिचड़ी थी ही नहीं, हंडिया ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने धोकर रखी हो। रानो की तो जान ही निकल जाती है। कालू, कालू जल्दी आओ, क्या ये खिचड़ी तुमने खा ली? न नहीं रानो, मैं तो जब से तुम गई हो यहाँ से उठा भी नहीं, मुझे नहीं पता। हम मेहमानों को क्या मुंह दिखाएंगे, शायद कोई जंगली जानवर खा गया है, बस थोड़ी देर आंख लग गई थी मेरी। कालू भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब हम क्या करेंगे? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, लेकिन क्या घोंसले तो बना लिए हैं ना तुमने? हाँ हाँ, वो तो बन गए हैं। बस तुम घबराओ ना, जैसे ही पक्षी आएंगे तुम उनसे बातें करना और मैं जाकर फल फ्रूट ले आऊंगा। देख लो, मुझे तो सोचकर ही बहुत शर्मिंदगी हो रही है। कितने चाव से बनाई थी खिचड़ी, कितना अच्छा लगना था मुझे जब पक्षी आते ही गरम गरम खिचड़ी खाते। रानो चिड़िया,
बस यही समझो कि ये खिचड़ी उनके भाग्य में थी ही नहीं। हाँ कव्वे भैया, ऐसा ही लग रहा है। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि पक्षी आ जाते हैं। आप आगे सब, कैसा रहा सफर? कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं नहीं रानो चिड़िया, हम इस रास्ते पर पहले भी आए हुए हैं और मुझे तो इस रास्ते का अच्छे से पता है। मैं तो छोटा सा था जब अपनी माँ के साथ आया करता था इस रास्ते पर। और बुलबुल बहन, आप ठीक हो? हम सब ठीक हैं रानो चिड़िया। सुनाओ भी तोते, वो जो रास्ते में अमरूदों का बाग आता है वहाँ तो जरूर रुके होगे तुम। नहीं कालू, क्या बताऊं, सुबह से सफर शुरू किया, बस यही सोचते रहे कि यहाँ रुकते हैं, यहाँ रुकते हैं। ऐसा ही सोचते सोचते हम यहाँ तक पहुँच गए। हमने रास्ते में कहीं भी पड़ाव नहीं किया। ये सुनकर रानो चिड़िया और भी परेशान हो जाती है, लेकिन इसके पास तो इस समय कुछ भी नहीं था। खिचड़ी तो कालू कौवा चट कर गया था। क्या बात है रानो चिड़िया, आज तुम पहले की तरह खुश नहीं हो, उदास उदास दिख रही हो। नहीं तोते भैया, बस क्या बताऊं, थोड़ी सी शर्मिंदगी है। वो मैंने खिचड़ी बनाई थी आपके लिए, बहुत मज़े की थी, लेकिन मैं घोंसला बनाने चली गई और कालू कौवे को नींद आ गई और खिचड़ी कोई जंगली जानवर खा गया। कोई बात नहीं चिड़िया, हम सब मिलकर भोजन का बंदोबस्त कर लेते हैं। इतनी सी बात पर तुम क्यों उदास हो? रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और उसके कान में आहिस्ता से कहती है, कालू, अब बातें ही किए जाओगे? जाओ, मैं इनके पास बैठती हूँ और तुम ले आओ जो फल फ्रूट कह रहे थे। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ। और कौवा जैसे ही थोड़ा सा उड़ता है वो जमीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। सब पक्षी ऐसा देख परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ कौवे भैया, तुम ठीक नहीं लग रहे। हाय रानो चिड़िया, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं मर रहा हूँ। चिड़िया कुछ करो, मेरा विश्वास करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। हाय। तोते भैया आप ही देखो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हुआ है कालू को? वो अमरूदों वाली बात याद है? हाँ हाँ तोते भैया, हम आज ही वो बात करके हंस रहे थे। हाँ बे कालू, कहाँ है दर्द? यहाँ यहाँ पेट के दरमियान में। अच्छा, जरा बताओ तो, तुमने सुबह से क्या खाया है? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। बे पेट का दर्द है, जरूर कुछ ना कुछ खाया होगा। जब तक बताओगे नहीं, मैं कैसे दवा दे सकता हूँ तुम्हें? बता दो कौवे भैया, कुछ ना कुछ तो खाया ही होगा सुबह से तुमने। अब तो दर्द कौवे की बर्दाश्त से बाहर था और वो झट से बोलता है, बस खिचड़ी खा बैठा हूँ, मजे की थी, सारी ही खा गया, मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ। ऐसा सुनते ही सब पक्षी जोर जोर से हंसने लगते हैं। कालू को इसके किए की सजा मिल चुकी थी। तोता थोड़ी सी पेट दर्द की दवा कौवे के मुंह में डालता है और कुछ ही देर में कालू कौवे की दर्द रुक जाती है और सब पक्षी हंसते हुए कहते हैं,